Assalamu alaikum. Today, our lecture number 8 of chapter number 1 is about conceptual questions taken from the book of Physics Part 1. Our chapter number 1 is about measurement. Now, let us start with question number 1. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट। एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। तो एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए आपको अक्सर कहा जाता है कि आपने यूनिट को लाजमी लिखना है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप ये देखते हैं कि आप यूनिट को लिख रहे होते हैं। तो वो क्यों नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आप ना लिखें तो क्या होगा और लिखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आंसर देखते हैं। एनी मेजरमेंट रिक्वायर्ड अ स्टैंडर्ड स्केल। हर मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड स्केल रखती है। जिस तरह अगर बात की जाए मैस की, तो मैस किलोग्राम में ही मेजर किया जाता है, ठीक है, जो कि इसका बेस यूनिट है। इसी तरह अगर लेंथ की बात की जाए तो वो मीटर में ही मेजर की जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये नहीं कह सकते कि अगर मैं टू टू लिख दूँ, ठीक है, और टू आपको नहीं पता कि वो केजी में है, मैस है, या वो लेंथ है, तो वो आपको ऐसे डिटरमिन करेंगे उसके यूनिट से। तो उसको हमें स्पेसिफाइड करना बहुत लाजमी है ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके एनी मेजरमेंट रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड स्केल एंड दैट स्टैंडर्ड स्केल रिक्वायर्स यूनिट। तो वो ऐसा स्टैंडर्ड स्केल है जिसमें आपको यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अ नंबर इन एनी मेजरमेंट इटसेल्फ इज मीनिंगलेस। तो अगर कोई नंबर लेते हैं, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी थी 2 की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो वो आपके पास मीनिंगलेस है। अगर उसके साथ जब तक मीटर नहीं लिखूंगा या 2 के साथ केजी नहीं लिखूंगा तब तक वो मीनिंगलेस कंसीडर किया जाएगा। वो एज अ नंबर ही काउंट होगा, वो एज अ कोई क्वांटिटी काउंट नहीं होगी। तो इसी तरह इट कैन नॉट कन्वे। तो ये कन्वे नहीं करता कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द रीडर अबाउट द मेजरमेंट, सो इट रिक्वायर्स यूनिट्स। तो हमें हर मेजरमेंट के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक एग्जांपल भी देखिए है कि अगर लेंथ की मेजरमेंट ली जा रही है और उसको रीड कर रहे हैं 4 और उसके साथ यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेंथ का यूनिट है। तो हमें उसको स्पेसिफाई करने के लिए मीटर साथ में लगाना पड़ेगा, या इंचेस या सेंटीमीटर, जितने भी इसकी रिजेम्बलेंस यूनिट होते हैं, तो उसको हमने साथ यूज़ करना होता है। तो ये इसका एक परफेक्ट आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या एडवांटेज हैं कि अगर हम ऐसा यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनली इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा होता है। हर जगह पे यही यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसको हम रीड आउट करते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है ऑफ एक्सप्रेसिंग दी मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड को या आंसर्स को, न्यूमेरिकल के जो आंसर निकल रहे होते हैं और जो हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, उसमें जब हम लिख रहे होते हैं तो इन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। और इनके कुछ एडवांटेजेस 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इट गिव्स स्टैंडर्ड सेट ऑफ, ठीक है, यूनिट्स टू बी फॉलोड एवरीवेयर। तो यहाँ पे एक कुछ यूनिट्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है जिसको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। और वो बेस यूनिट्स जिस तरह आपने देखा होगा लेंथ, मैस, टाइम, ठीक है, ये सारे आपके पास लेंथ, मैस और टाइम। इसी तरह आगे आपके पास 7 बेस यूनिट्स हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाता है और एवरीवेयर यूज़ किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट। ठीक है, ये सेम रहते हैं और फिक्स रहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो फिक्स रहते हैं और सेम रहते हैं थ्रू आउट। जब भी जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सेम रहेंगे। जिस तरह आपने देखा होगा ना, अक्सर आपको टीचर्स कहते हैं कि जब आप आंसर्स फाइंड करते हैं कि जिस यूनिट में क्वेश्चन गिवन है उसी में ही आंसर होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि अगर न्यूमेरिकल आपको किलोग्राम में गिवन है तो आंसर का जो लिखोगे वो भी किलोग्राम में ही यूनिट आना चाहिए। ठीक है,
तो इसी तरह यहाँ पे आप देखते हैं इट मेक इजी टू फाइंड द यूनिट फॉर अदर क्वांटिटीज। तो इससे हमें कुछ बेस क्वांटिटीज की मदद से, बेस यूनिट्स की मदद से हम दूसरे यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो उसको हम कहते थे ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स इन डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने डायमेंशन वाले टॉपिक में देखा था कि हम अगर लेंथ की डायमेंशन देखें तो वो कैपिटल एल होती है और विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, इसी तरह अगर वेलोसिटी की देखें तो वेलोसिटी की क्या होगी, वेलोसिटी के हमारे पास एल टी -1 डायमेंशन होती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें यूनिट्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये लेंथ का यूनिट किया गया है, ये मीटर है, और साथ में टाइम जो कि सेकंड में होता है S-1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यूज़ की जाती है। और एडवांटेजेस के लिए हमारे पास इसमें चार हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कल बना हुआ है, उसका सर्कमफेरेंस है, उसमें कितने रेडियंस मौजूद होते हैं, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, हाउ मैनी स्टीरेडियन अकाउंट फॉर अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फेयर। तो आपके पास एक अगर स्फेयर है, सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में आपने देखना है उसका रेडियन में क्या आंसर आता है। और इसी तरह अगर स्फेयर की बात की जाए जो कि 3D होता है, ठीक है, इसको मैं एस कह दूंगा, इसको सी कह दूंगा। तो ये हमारे पास जो स्फेयर है बॉल टाइप, तो इसमें हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसको मैं सॉलिड बना देता हूँ, कलर कर लेता हूँ ताकि ये सॉलिड आपको 3D समझ आ जाए। तो ये सॉलिड है हमारे पास, इसको स्फेयर कहते हैं, और इसका हमने सर्कमफेरेंस का टी रेडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, ये आपने जब हमने पढ़ा था इस टॉपिक को तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला देखा था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क की लेंथ क्या थी हमारे पास, जब हमने देखा था यहाँ पे एक सेंटर डाला था, यहाँ पे हमने मूव किया था, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आई थी। ठीक है, आर्क लेंथ, और यहाँ पे थीटा था और ये आर था। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी जो कि ये आपके पास बना था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमने एग्जिस्ट की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्क लेंथ जो सी हमारे पास बनती है वो 2πr बन जाती है, क्योंकि आर्क जो सी थी वो हमने सर्कमफेरेंस लेना है। तो एक सर्कमफेरेंस में टोटली जो सा होता है वो 2πr एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और नीचे रेडियस, तो रेडियस ही रहेगा, तो रेडियस रेडियस से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है 2π रेडियस। ठीक है, और ये आपके पास लिखा हुआ है कि होल सर्कल में कितना आपके पास उसकी आर्क होती है, लेंथ होती है। ठीक है, ऐसा होता है। इस तरह स्टीरियडिन की बात की जाए तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ पैच लेते हैं, पैचेस की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो पैचेस में आप देख सकते हैं, ठीक है, पैचेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरिया देखा जाएगा पैच का, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, अगर मैं एरिया की बात करूँ पैच की, तो वो 4πr² बन जाता है, और आर से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाता है 4π स्टीरेडियन। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो उसमें 2π है, इसमें ये उसका डबल हो जाता है, तो ये 4π स्टीरेडियन बन जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। तो लीस्ट काउंट एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के आंसर को रीड करते हैं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम दे सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट हमारे पास होता है, अगर कोई जिस तरह वर्नियर कैलिपर की बात की थी या एक स्केल की बात की जाती है, तो स्केल में हम रीडिंग्स देखते हैं, डिफरेंट रीडिंग होती हैं 1 सेंटीमीटर से लेके 100 या 10 सेंटीमीटर तक जो आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं। उन रीडिंग में आपने सबसे छोटी वाली रीडिंग को देखना है और उसको लीस्ट काउंट कहते हैं, कि एक स्केल कितना छोटा मैयर कर सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। और जब एरर की बात की जाए, ऑल द रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू। तो जितनी भी वैल्यू को हम देखते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी या एरर या अनसर्टेनिटी हमने पढ़ी थी वो पाई जाती है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड कर रही होती है, जिसको हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहा था।
ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे हमने टॉपिक्स में डील की थी। अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं सुना तो वो प्रीवियस लेक्चर्स अनसर्टेनिटी वाले में सुनेगा, जिसमें हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्लियर से वाजिया किया था। The least count error is the error associated with the resolution of the instrument, कि वो कितना रिजॉल्व कर सकता है, वो कितना मेजर कर सकता है, कितना एक्यूरेट मेजर कर सकता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। अगर वो जितना उसमें एरर पाया जाएगा, जितना ज़्यादा पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिवाइस उतनी ही ख़राब है। जितना कम पाया जाएगा, ठीक है, एरर, तो उतना ही मतलब ज़्यादा अच्छी डिवाइस होती है, ठीक है। It limits both systematic it limits the measuring ability of the measuring instrument, ठीक है। तो ये हमारे पास एबिलिटी होती है, उसको लिमिट्स करता है। इट अकर विद द बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, जिससे हमने ये एरर्स में पढ़ा था, एरर्स वाले टॉपिक में। तो उसमें हमने रैंडम और सिस्टमैटिक को देखा था कि सिस्टम की वजह से या किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से जो एरर पाया जाता है वो लीस्ट काउंट तकरीबन लीस्ट काउंट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर बाय यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट विद हायर रेजोल्यूशन और इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करके कर सकते हैं, या उसको जो हमारे पास स्केल है उसको हाई रिजॉल्व कर लें, उसको ज़्यादा छोटे हिस्सों में मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लें, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मेरा जो स्केल है वो सेंटीमीटर में है, उसकी जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर है, तो हमें हाई रेजोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से हम उसको कन्वर्ट करके स्केल को मिलीमीटर में चले जाते हैं, तो वो हाई रेजोल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर और एक इंस्ट्रूमेंट के एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखे, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन ना समझ आए हो, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।